जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो हमने सबसे छोटी चीज क्या देखी? लंबे टाइम तक फिंगर्स पानी में रहने से इतनी झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए जल्दी से अपना रेड बटन दबा दो, कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ विद लर्न हटके। तो कहानी ये है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में जब अपने खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क की स्लाइड को एग्जामिन किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो हनीकॉम के जैसे दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उन्होंने इनको नाम दिया सेल्स। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लाइफ की, और इसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। जिस तरह घर बनाने के लिए हम एक एक ईंट को जोड़ते हैं, इससे दीवार बनती है, दीवार से रूम और इससे हमारा पूरा घर बनता है, ठीक ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू से बनता है ऑर्गन और फिर ये ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ह्यूमन बॉडी। अब ये ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हैं या फिर बहुत सारी सेल से, ये जानने के लिए हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मल्टी सेल्यूलर और सेकेंड है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, और दूसरी साइड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से भी ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, मतलब वो बहुत कम टाइम तक जिंदा रहते हैं। और दूसरी साइड जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही लंबा होता है। और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इसमें इन्हें हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे उन्हें हम नेकेड आई से मतलब बहुत बारीकी से एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज में होते हैं। यूनिसेल्यूलर के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। और दूसरी साइड जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उसके एग्जांपल्स होंगे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा यूनिसेल्यूलर है और कौन सा मल्टी सेल्यूलर है। तो अभी तक हमने सेल क्या है, सेल कहाँ से आया है, ये स्टडी किया है, लेकिन ये कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या होता है और ये किससे बना हुआ होता है, ये अभी तक हमने नहीं देखा है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये इतने से सेल में क्या क्या होता है। तो जब हम सेल को देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि भाई जो भी सेल के लिए इम्पोर्टेंट है उसे तो वो अंदर आने देता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल लगता है कि भाई तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो ऐसी चीज़ों को ये बाहर फेंक देता है। तो अब क्या है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है। अब इससे अंदर और बाहर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसफर कैसे होगा, तो ये हम समझते हैं दो टेक्निक से। फर्स्ट है डिफ्यूजन, जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से डिफ्यूजन होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। सेकंड है ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस में भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है वो कुछ पार्टिकल्स जैसे जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें अंदर नहीं आने देती है, और जो इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री को अंदर अलाउ करती है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का, क्योंकि ये एक फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल है। तो अब जहाँ पे वाटर की बात आ रही है और कॉन्सेंट्रेशन की भी बात आई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है।
और इसी को जानने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आइसोटोनिक, सेकंड हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। तो फर्स्ट है आइसोटोनिक, जिसमें आप इसकी टर्म दैट इज आइसो, इसी को ही देखकर समझ सकते हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है और जो सराउंडिंग है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाला है। फिर सेकंड आता है हाइपोटोनिक, जिसमें अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज सॉल्यूट, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है और बाहर सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहता है। अब थर्ड आता है हाइपरटोनिक, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूट है, मतलब अंदर सेल के अंदर का जो पार्ट है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है और सराउंडिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ही लो रहता है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो सेल था उसका आउटर मोस्ट कवरिंग कैसी होती है, मतलब बाहर का जो पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब वैसे ही एक और हमारा पार्ट है दैट इज सेल वॉल। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल होती है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें किसी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। और जिन प्लांट्स में ये सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और इसी की वजह से इनका स्ट्रक्चर हमें रिजिड दिखाई देता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। और ये सेल वॉल की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो उनमें वो कैसी भी कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो सेल के स्ट्रक्चर को अब हमने और नज़दीक से देखा तो हमने ये देखा कि इसमें न्यूक्लियस होता है, जिसे हम सेल का प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है इसके भी चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसने थोड़े पार्टिकल्स को अंदर आने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से छटनी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ कर देते हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ही रहने देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ओवरऑल हमारे सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जैसे कि सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एंड एक्सेट्रा। हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी वजह से उनकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी होती है न्यूक्लियोटाइड में। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही ये डीएनए कंटेन करते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। जब हमारी सेल ग्रोथ फेज में होती है तब क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है और एक थिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल्स में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन्स टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है हमारे न्यूक्लियस में। ये डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। डीएनए जो है वो ऐसी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो हमारे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसी की वजह से हमारा जो सेल है उसका ओवरऑल शेप डिसाइड होता है और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? तो ऑर्गेनेल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी सेल की फंक्शनिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और हमारे सेल के अंदर ये पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और साथ ही ये सेल के अलग अलग पार्ट्स में इन्हें सप्लाई करता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सेकंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो अभी हमने क्या किया है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया, ठीक है। अब जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका है तो इसकी सप्लाई कैसे होगी, तो इसकी सप्लाई का काम हमारा करता है गोल्जी अपैरेटस, इसीलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम मिलते हैं लाइसोसोम से। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसे हम कहते हैं सुसाइड बैग। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसको सुसाइड बैग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के एक डिफेंस की तरह काम करता है। जो भी खतरनाक मॉलिक्यूल इसे नजर आता है तो उसे ये खा जाता है और इससे ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल से, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से एटीपी सिंथेसाइज करता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये अपने लिए खुद ही प्रोटीन बनाते हैं। अब आगे हम चलते हैं और मिलते हैं प्लास्टिड से। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं वो हर सेल में अलग अलग तरीके से होते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई किसका क्या कलर है। तो अब ये देखो अपना क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक तरीके का प्लास्टिड है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे प्लांट्स में, और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। इसी वजह से हमारी जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा दिखाई देता है, ग्रीन। ऐसे ही कुछ और प्लास्टिड्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करती हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनकी भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स, जो कि स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं। तो अब लास्ट में हम मिलते हैं वैक्यूल से, जो कि एक लार्ज वेसिकल होता है और एयर एंड वाटर को स्टोर करने का काम करता है। साथ ही ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है हमारी सेल्स को। और प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि वैक्यूल्स बहुत ही कॉमन होते हैं। और जब एनिमल्स की बात करें तो इनमें या तो वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। अब लास्ट में हम एनालाइज करते हैं प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चरली बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। और प्लांट्स में एक बेनिफिट होता है, दैट इज इनमें सेल वॉल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल्स जो हैं उनमें ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है और ना ही सेल वॉल होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल्स में या तो वो छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो अब हम जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ऐसा है ना कि हमारे प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, और जब एनिमल सेल में न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही अपने हर कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्न हटके।